सुबह की पहली किरणों के साथ ही नम्रा ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी का दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन हाथों में काम का इज़्म। उसने अपनी सफ़ेद दोपटे को मजबूती से बांधा, जो उसके गरिबान पर एक खूबसूरत इजाफा लग रहा था। अम्मी, मैं काम पर जा रही हूँ, नम्रा ने अंदर आवाज़ दी। हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज कहना भूल गई, अंदर से कमज़ोर सी आवाज़ आई। नम्रा वापस गई और अपनी बीमार माँ के माथे को चूमा। अल्लाह हाफिज अम्मी, दोपहर को जल्दी आ जाऊंगी। सड़क पर चलते हुए नम्रा के जहन में उसी तरह के ख्यालात चक्कर काट रहे थे जो हर रोज उसका पीछा करते थे। बाप की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आन पड़ी थी। हुसैनीन साहब के घर काम करना इसके लिए एक नामत था, जहां से वो हर महीने 5,000 रुपए कमा लेती थी। हुसैनीन साहब का बड़ा सा पक्का मकान उसके सामने था। नम्रा ने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद नौकर ने दरवाजा खोला। आज तुम्हें साहब ने अपने कमरे में बुलाया है, नौकर ने कहा। नम्रा के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। आम तौर पर वो सिर्फ बावर्ची खाने और ड्राइंग रूम तक ही जाती थी। उसने अपने कपड़े दरस्त किए और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हुसैनीन साहब का कमरा अपनी तमाम तर शान और शौकत के साथ उसके सामने था। बड़ी मेज पर बैठे हुसैनीन साहब अपने कंप्यूटर पर मसरूफ थे। उनकी उम्र 50 साल के करीब थी, लेकिन जिस्म अब भी जवानों जैसा था। आ गई नम्रा? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जी साहब, आपने बुलाया था। नम्रा ने झुककर सलाम। क्या आज तुम्हें मेरे कमरे की सफाई करनी है? मैडम तो शहर गई हुई हैं, हुसैनीन साहब ने कहा। नम्रा ने काम शुरू कर दिया। वो जानती थी कि मैडम के घर ना होने का क्या मतलब था। पूरे घर में सिर्फ वो और हसीनीन साहब थे। कुछ देर बाद हसीनीन साहब उठे और नम्रा के करीब आ गए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो नम्रा, उन्होंने कहा। नम्रा ने अपना काम जारी रखा। शुक्रिया साहब। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? हुसैनीन साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। नम्रा का दिल धड़क उठा। साहब, मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। हाँ, और मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह देता हूँ। हुसैनीन साहब ने उसे अपनी तरफ खींचा। नम्रा ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन हुसैनीन साहब की गिरफ्त मजबूत थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, बराह करम, वो बोली। खामोश, हुसैनीन साहब ने सख्ती से कहा। अगर तुमने किसी को बताया तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि तुम्हारी बहन रोमशा को भी कहीं काम नहीं मिलेगा। नम्रा ने अपनी आंखें बंद कर लें। इसके जहन में अपनी बीमार माँ, छोटे भाई की तालीम और घर के अखराजात की फिक्र थी। वो जानती थी कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसका घर टूट जाएगा। जब नम्रा घर वापस पहुंची तो उसका चेहरा मुर्दा की तरह सफ़ेद था। उसकी बहन रोमशा ने दरवाजे पर ही उसे देख लिया। क्या हुआ है तुझे? रोमशा ने पूछा। नम्रा ने अपनी बहन को गले लगा लिया और जार व कितार रोने लगी। रोमशा ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके बालों में हाथ फेरती रही। रात को जब अम्मी सो गईं, तो नम्रा ने रोमशा को सब कुछ बता दिया। रोमशा का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। हम खामोश नहीं रहेंगे, रोमशा ने जोर से कहा। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नम्रा ने अपनी बहन को देखा। रोमशा उससे 2 साल बड़ी थी और हमेशा से उसकी हामी भरती रही थी। लेकिन अगर हमने कुछ कहा तो नौकरी चली जाएगी। तो चली जाए, रोमशा ने जज्बाती अंदाज में कहा। हम दूसरा काम ढूंढ लेंगे, लेकिन हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नम्रा ने अपनी बहन के हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चंगारी सी जागी। शायद, सिर्फ शायद, वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकती थी। सुबह की रोशनी ने झोंपड़ी की खिड़की से झांकते हुए नम्रा के चेहरे को छुआ। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। इसकी बहन रोमशा पहले ही तैयार हो चुकी थी। चलो, हमें जल्दी करनी है, रोमशा ने कहा, जबकि वो अपने बालों को मजबूती से बांध रही थी। नम्रा ने अपनी माँ को झूठ मौत का बहाना बताया कि आज दोनों बहनों को शहर जाना है। वो दोनों हुसैनीन साहब के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में नम्रा के हाथ कांप रहे थे। डरू मत, रोमशा ने उसका हाथ थाम लिया। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुसैनीन साहब का घर अपनी तमाम तर शान व शौकत के साथ उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही नौकर ने दरवाजा खोल दिया। साहब ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है, नौकर ने कहा। लाइब्रेरी के कमरे में हुसैनीन साहब अपने दफ्तरी काम में मसरूफ थे। उन्होंने जब दोनों बहनों को देखा तो मुस्कुराकर कहा, अरे आज तो 2 खूबसूरत फूल हमारे घर खुले हैं। नम्रा ने अपनी बहन की तरफ देखा। रोमशा के चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत थी। साहब, रोमशा ने बुराह रास्त बात की।
हम आपसे एक अहम बात करना चाहती हैं। हसीनीन साहब के चेहरे पर एक अजीब सी तब्दीली आई। हाँ, जरूर बैठो। नहीं साहब, हम खड़े ही बात करेंगे, रोमशा ने वाज़ेह अंदाज में कहा। आपने कुल मेरी बहन के साथ जो सलूक किया वो नाकाबिल माफ़ी है। कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। हुसैनीन साहिब का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही हो? जी हाँ, एक जालिम शख्स से, रोमशा ने बेखौफी से जवाब दिया। हसीनीन साहब अचानक उठे और रोमशा की तरफ बढ़े। तुम दोनों को अभी बाहर निकल जाना चाहिए, वरना किया साहब, रोमशा ने चलाते हुए कहा। आप हमें नौकरी से निकाल देंगे, हमारी जिंदगी अजीर्ण कर देंगे। हमने फैसला कर लिया है कि हम अब खामोश नहीं रहेंगे। नम्रा ने अपनी बहन के हाथ में हाथ डाला। उसे पहली बार लग रहा था कि वो वाकई ताकतूर है। हुसैनीन साहब ने अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी नंबर पर कॉल करना चाही, लेकिन रोमशा ने फ़ौरन कहा, अगर आपने पुलिस को कॉल की तो हम मीडिया को कॉल कर देंगे, आपका नाम अखबारों में आएगा। ये अल्फाज सुनकर हुसैनीन साहब के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी ताकत का कोई मुकाबला भी है। तुम लोग क्या चाहती हो? हुसैनीन साहब ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। इंसाफ चाहती हैं, नम्रा ने पहली बार आवाज़ उठाई। हम चाहती हैं कि आप हमारे साथ होने वाले जुल्म की माफ़ी मांगें और हमें मुआवजा दें। हुसैनीन साहब ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अपनी मेज़ के दराज से एक चेक बक निकाली। कितना चाहिए? हमारी इज्जत की कीमत आपके पास नहीं है, रोमशा ने कहा, लेकिन हम चाहती हैं कि आप हमारे मोहल्ले के बुजुर्गों के सामने माफ़ी मांगें और यकीन दहानी करें कि आप कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हसनैन साहब ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी दौलत और ताकत भी किसी बेगुनाह लड़की की हिम्मत के आगे बेबस हो सकती है। अगले दिन मोहल्ले की मस्जिद के सहन में एक इजलास हुआ। हुसैनीन साहब ने न सिर्फ नम्रा और रोमशा से माफ़ी मांगी, बल्कि उन्होंने मोहल्ले की तमाम लड़कियों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का वादा भी किया। घर वापस आते हुए नम्रा और रोमशा के चेहरों पर एक अजीब सी इत्मीनान था।